हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 4। तो बेटे आज हमारे पास क्लास 11th का पहले यूनिट का चौथा वीडियो है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। और आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट निकालकर फास्ट स्टडी कर सकते हो। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानक पूर्व लग्न की कुछ मुख्य मानक पूर्व लग्न कौन कौन से हैं, जिनका प्रयोग हमें करना पड़ता है कैलकुलेशंस में या न्यूमेरिकल्स में। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक तो हमने कल पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे मूल मात्रकों की प्रणालियां कौन कौन सी हैं, जिनका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखा जाता है या वैज्ञानिक संकेतन में कैसे बदला जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यथार्थता का क्या मतलब होता है। जब हम कोई प्रयोग करते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं और उसमें पाठ्यांक लेते हैं या रीडिंग लेते हैं, तो यथार्थता का वहां क्या मतलब होता है और प्रयोग में परिशुद्धता का क्या मतलब होता है। और सबसे लास्ट में आज हम पढ़ेंगे कि सार्थक अंक किन्हें कहते हैं और किसी संख्या में सार्थक अंक किस प्रकार गिने जाते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें बात करनी है सबसे पहले कि मानक पूर्व लग्न का क्या मतलब होता है और मानक पूर्व लग्नों का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है बेटे, तो एक हेडिंग लिखते हैं और आप भी साथ साथ लिखा करो। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप मेरे साथ साथ लिखोगे और आपके नोट्स बनते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मानक पूर्व लग्न। मानक पूर्व लग्न, या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। तो मानक पूर्व लग्न कौन कौन से हमें याद रखने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। जैसे मान लो आपको दिया है 10 की घात 24, तो 10 की घात 24 का जो पूर्व लग्न होता है वो होता है योटा। क्या होता है बेटे? योटा। और इसे लिखते हैं कैपिटल वाई से। योटा का संकेत होता है कैपिटल वाई। यानी यदि आपको दिया गया है 1 योटा मीटर, ध्यान से समझो, मान लो कहा कि लंबाई 1 योटा मीटर है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 1 योटा मीटर लंबाई का मतलब है 10 की घात 24 मीटर। ठीक है, समझ में आती है ना बात? तो 10 की घात 24 को हम कहते हैं योटा। और यदि आपको दी गई हो 10 की घात 21, तो 10 की घात 21 को हम कहते हैं बेटे जेटा। क्या कहते हैं? जेटा। और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जेड से। यदि आपको 10 की घात 18 दिया गया है, तो 10 की घात 18 को हम कहते हैं एक्सा। क्या कहते हैं बेटे? एक्सा। और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से। यदि हमें दिया गया है 10 की घात 15, तो 10 की घात 15 को हम कहते हैं पेटा, और इसका संकेत होता है कैपिटल पी। यदि हमें दिया गया है 10 की घात 12, तो इसका मतलब होता है टेरा। इसका पूर्व लग्न क्या होता है? टेरा। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल टी से। इसी प्रकार
यदि हमें दिया गया है 10⁹ तो इसे हम कहते हैं गीगा, और इसका संकेत होता है कैपिटल जी। गीगा का संकेत होता है कैपिटल जी। तो बेटे यदि आपको 10⁶ दिया गया है तो इसका मतलब होता है मेगा। क्या होता है बेटे? मेगा। और मेगा का संकेत होता है कैपिटल एम। यदि हमें दिया गया है 10�3, तो 10�3 को हम लिखते हैं किलो। इसका तो हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं किलो का, और किलो का संकेत होता है कैपिटल के। यदि हमें दिया गया है 10⁵ तो 10⁵ को हम कहते हैं हेक्टो। क्या कहते हैं बेटे? हेक्टो। और हेक्टो का संकेत होता है एच। हेक्टो का संकेत क्या होता है? एच। स्मॉल एच लिख दो या कैपिटल एच भी आप लिख सकते हो। यदि 10⁻1 दी जाती है तो इसे हम कहते हैं डेका। और बेटे डेका का संकेत होता है DA। ये संकेत होता है डेका का। तो ये तो संख्याएं जो हैं बड़ी बड़ी संख्याएं हैं सारी, जैसे 10⁻1, 2, 3, 10⁻24। अब इनके विपरीत यदि घात हम माइनस की लगा दें, मान लो हमें दिया गया है 10⁻24, तो इसका क्या मतलब होगा? 10⁻24 को हम किस पूर्व लग्न से लिखेंगे? यदि हमें 10⁻21 दी गई है तो क्या लिखेंगे? यदि हमें 10⁻18 दी गई है तो क्या लिखेंगे? यदि 10⁻15 दी गई है तो क्या लिखते हैं पूर्व लग्न के रूप में? 10⁻12 को क्या लिखते हैं? 10⁻9 को क्या लिखते हैं? 10⁻6 को क्या लिखते हैं? इस तरीके से जैसे ये प्लस की घात है तो माइनस की घात भी हमें पता होनी चाहिए कि इनके पूर्व लग्न क्या होते हैं। ठीक है बेटे, ध्यान से समझेंगे। यदि हमें 10⁻24 दिया गया है तो इसका पूर्व लग्न होता है योक्टो। क्या होता है बेटे? योक्टो। और योक्टो को हम लिखते हैं स्मॉल वाई से। देखो 10⁻24 का पूर्व लग्न क्या है? योटा। और 10⁻24 का क्या है? योक्टो। अब यदि 10⁻21 दिया गया है तो इसका पूर्व लग्न होता है जेप्टो। क्या होता है बेटे? जेप्टो। जेप्टो। और इसे लिखते हैं स्मॉल जेड से। स्मॉल जेड ऐसा लिख लो, या स्मॉल जेड छोटे साइज का ऐसा भी बना सकते हो। यदि 10⁻18 दिया गया है तो इसे कहते हैं एटो। इसका पूर्व लग्न होता है एटो, और एटो को हम लिखते हैं स्मॉल ए। यदि 10⁻15 दिया गया है तो इसका पूर्व लग्न होता है फेम्टो, और फेम्टो को हम लिखते हैं स्मॉल एफ से। फेम्टो। फेम्टो का संकेत होता है स्मॉल एफ। फिर यदि 10⁻12 दिया गया है, इसे आप कहते हो पीको, और पीको को हम लिखते हैं स्मॉल पी से। पीको को आप स्मॉल पी से ऐसे लिख सकते हो, ये पीको है। उसके बाद 10⁻9 को हम कहते हैं नैनो, और नैनो को हम लिखते हैं स्मॉल एन से। ये इसका संकेत होता है नैनो का। 10⁻6 को हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो को हम लिखते हैं म्यू से। ये लिखा हुआ है म्यू। क्या है बेटे? म्यू है, म्यू। 10⁻3 को हम कहते हैं मिली। इसके लिए पूर्व लग्न प्रयोग होता है मिली, और मिली को हम लिख सकते हैं ml से। मिली को किससे लिखते हैं? ml से। ml तो बेटे मिली लीटर हो गया, m लिखो आप, केवल m। ये m है, ठीक है। m से लिखते हैं स्मॉल m से। 10⁻2 को हम कहते हैं सेंटी। और सेंटी को लिखते हैं स्मॉल c से। अब 10⁻1 को हमने डेका कहा था, 10⁻1 को कहते हैं डेसी। क्या कहते हैं बेटे? डेसी। और डेसी को लिखते हैं हम स्मॉल डी से। ठीक है, डेका को DA से लिखा है, और डेसी को हम लिखते हैं स्मॉल डी से। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए।
ये पूर्व लग्न, इनमें से मुख्य रूप से कौन कौन से हमें याद होने चाहिए उसमें मैं निशान लगाता हूं। वैसे तो सारे ही पता होने चाहिए। एक तो बेटे आपको पता होना चाहिए टेरा, एक गीगा, एक पता होना चाहिए बिल्कुल किलो और डेका। जिन पे मैं निशान लगा रहा हूं इनका बिल्कुल पता होना चाहिए। इधर से बेटे पीको का बहुत ज्यादा यूज होता है, नैनो का यूज होता है, माइक्रो का भी यूज होता है, मिली का भी यूज होता है, सेंटी का भी और डेसी का भी। ये ज्यादा यूजफुल हैं और इनमें से कम ये चार तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है बेटे। चलो ये तो हुए हमारे मानक पूर्व लग्न, या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। इनकी हमें जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, और भौतिक विज्ञान में भी और मैथमेटिक्स में भी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ती है। अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। चलो इसके बाद मानक पूर्व लग्न के बाद हमें सीखने हैं बेटे व्युत्पन्न मात्रक। क्या सीखने हैं बेटे? व्युत्पन्न मात्रक, या आप इन्हें कह सकते हो ड्राइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक को आप ड्राइव्ड यूनिट्स भी कह सकते हो। ठीक है बेटे। अब व्युत्पन्न मात्रक का क्या मतलब होता है? व्युत्पन्न, जो दूसरों से उत्पन्न होते हों, यानी वे मात्रक जो मूल मात्रकों की गणनाओं से प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है बेटे। दूसरों से उत्पन्न होने वाले, और वे दूसरे कौन है? मूल मात्रक हैं। मूल मात्रकों की जोड़ घटा गुणा भाग, अर्थात मूल मात्रकों की गणनाओं से प्राप्त होने वाले मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? व्युत्पन्न मात्रक। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मूल मात्रकों की गणना से, या गणनाओं से, गणना माने कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुणा भाग, गणनाओं से प्राप्त होने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ये होते हैं बेटे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे हम इनके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लो, यहां से लिखता हूं, चलो यहीं से। जैसे मान लो आपको क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है, तो आप क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हो, सामान्य फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मुझे यूं बताओ, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है। एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में लंबाई किस में नपती है? मीटर में नपती है। और बेटे चौड़ाई भी तो मीटर में ही नपती है। तो मीटर की मीटर में गुणा करी तो क्या आया? मीटर की घात 2, जिसे आप कहते हो वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। तो इससे हमें पता चला क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है या स्क्वायर मीटर होता है। इसी तरीके से आप एक, ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, मान लो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और मैं आपको कहता हूं कि चलो आयतन का मात्रक ज्ञात करते हैं, आयतन, तो आप घन या घनाभ का आयतन का क्या फार्मूला लिखोगे? घनाभ के आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे ही तो निकलता है आयतन घनाभ का। अब मुझे यूं बताओ, लंबाई किस में नपती है? लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। चौड़ाई किस में नापी जाती है? इसे भी हम मीटर में नापते हैं। ऊंचाई किस में नापी जाती है? मीटर में। यदि हम एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति की बात करते हैं, एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली की बात करते हैं, तो वहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मीटर में नापी जाती हैं। तो ये मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर की घात कितनी हो जाएगी? 3।
और मीटर की घात 3 हो जाएगी, जिसे आप कहते हो मीटर क्यूब, या हिंदी में हम कहते हैं घन मीटर। तो इससे हमें पता चला है कि आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, या आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। इसी तरीके से यदि आप तीसरा एग्जाम्पल लेते हो और हम एक राशि लेते हैं मोलर आयतन, मान लो कोई हमसे पूछता है कि मोलर आयतन का मात्रक बताओ क्या होता है, तो हमें मोलर आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। मोलर आयतन का सूत्र होता है आयतन बटे मोल, यानी गैस का आयतन बटे गैस के मोल, गैस का आयतन बटे गैस के मोल। अब मुझे ये बताओ आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से, बटे मोल, तो मोल ही होते हैं, मोलों की संख्या को तो मोल से ही लिखते हैं हम। अब आपको पता है लंबाई का मात्रक मीटर मीटर मीटर, ये हो जाएगा मीटर गुणा मीटर अपॉन मोल, तो ये हो जाएगा मीटर की घात 3 बटे मोल। या आप इसे लिख सकते हो मीटर की घात 3 और मोल की घात -1, यानी मोल इनवर्स। नीचे घात 1 है तो ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी ना, आप इसे लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो कि नीचे घात मोल की 1 है तो ऊपर -1 हो जाएगी, यानी हम इसे लिख सकते हैं मोल की घात 3, सॉरी मीटर की घात 3 और मोल की घात -1, जैसे आप -1 घात को इनवर्स भी बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं बेटे, इनवर्स। तो ये होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी जो मूल मात्रकों की गणनाओं से प्राप्त होते हैं। देखो लंबाई और चौड़ाई में हमने मूल मात्रकों का प्रयोग किया है, इनकी गुणा से प्राप्त हुआ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में मीटर 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 मूल मात्रक है, इनकी गुणा से प्राप्त हुआ है आयतन का मात्रक। और मोलर आयतन में आयतन बटे मोल, ये मूल मात्रक हैं तीनों, और मोल भी मूल मात्रक है। तो जो मूल मात्रकों की गणनाओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगली बात करेंगे बेटे फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। बेटे अब हम बात करेंगे मूल मात्रकों की प्रणालियों के बारे में। मूल मात्रकों की प्रणालियां, या कौन कौन से सिस्टम हम यूज करते हैं मूल मात्रकों को प्रदर्शित करने के लिए। देखो ध्यान से समझो, मूल मात्रकों की प्रणालियों में सबसे पहले हमें सीखनी है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, या आप कह सकते हो सीजीएस प्रणाली। देखो सीजीएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है कि इसमें लंबाई तो नपती है सेंटीमीटर में, सी का मतलब है यहाँ सेंटीमीटर, लंबाई तो सेंटीमीटर में नापी जाती है। जी माने ग्राम, द्रव्यमान नापा जाता है ग्राम में, और एस माने सेकंड, समय को हम नापते हैं सेकंड में। तो इसे कहते हैं सीजीएस सिस्टम। क्या कहते हैं बेटे, सीजीएस सिस्टम, या सीजीएस पद्धति, या सीजीएस प्रणाली भी आप कह सकते हो। फिर उसके बाद एक प्रणाली हम प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है एफपीएस, एफपीएस पद्धति, या हम कह सकते हैं एफपीएस प्रणाली। इसमें क्या होता है, लंबाई तो नपती है फुट में, लंबाई किसमें नपती है, फुट में। देखो ये एफ का मतलब फुट, लंबाई तो फुट में नपती है, और द्रव्यमान पी माने होता है पाउंड, द्रव्यमान नपता है पाउंड में, और समय नापा जाता है सेकंड में, समय इसमें भी सेकंड में ही नपता है। ये होती है एफपीएस पद्धति, या एफपीएस प्रणाली, या एफपीएस सिस्टम।
और नंबर 3 जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है MKS पद्धति, या हम कह सकते हैं MKS प्रणाली। इसमें क्या होता है बेटे, लंबाई तो नपती है मीटर में, और ये जो हमारा द्रव्यमान है वो नपता है किलोग्राम में। के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और समय इसमें भी सेकंड में ही नापा जाता है। तो यह है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। फिर नंबर 4 पर एक पद्धति आई जिसका नाम था SI पद्धति। SI पद्धति इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है। SI पद्धति का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है बेटे, पूरा नाम मैं यहां लिख देता हूं। S का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें होते हैं 7 मूल मात्रक। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। बताओ, मूल मात्रक पढ़े थे क्या हमने कल? मूल मात्रक तो पढ़ाए थे आपको कल, 7 मूल मात्रक, और उसी के साथ साथ होते हैं 2 पूरक मात्रक। रेडियन और स्टेरेडियन पढ़ाए थे ना कल आपको। तो हमें पता चला है कि SI पद्धति का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, और इसमें होते हैं 7 मूल मात्रक। जैसे लंबाई के लिए क्या था, मीटर था। द्रव्यमान के लिए क्या था, किलोग्राम था। ठीक है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये कुल मिलाकर 7 मूल राशियां थी, और इनके थे 7 मूल मात्रक। इसी के साथ साथ 2 पूरक मात्रक भी हमने पढ़े थे। कोण के लिए, कोण जो होता है एंगल, उसके लिए हमने पढ़ा था रेडियन, और घन कोण के लिए पढ़ा था स्टेरेडियन। ठीक है, तो यदि ये 7 और 2 9 मात्रकों की हम बात करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं SI पद्धति का। ठीक है बेटे, तो SI पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक भी आपको पता होने चाहिए जो हमने कल पढ़े थे। ठीक है बेटे, चलो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं, अगले टॉपिक पे। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है बेटे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो कोई संख्या है, आपको दी गई है कोई संख्या, और उस संख्या को आपको 10 की घात में बदलना है। तो 10 की घात में जब किसी संख्या को लिखा जाता है ना, तो उसे कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। तो आप लिख सकते हो कि किसी संख्या को उसके निकटतम, किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात, उसके निकटतम 10 की घात में बदलकर, 10 की घात में बदलकर लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो हमें क्या करना होता है, किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात में लिखना होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो आपको एक संख्या दी गई है 152.3, और हमें कहा गया है कि इसे 10 की घात में बदल दो। तो आपको क्या करना होता है कि इस दशमलव को ले जाना होता है 1 अंक के बाद, यानी इसके पहले 1 अंक होना चाहिए। 1 अंक है ना, कौन सा अंक है, 1। तो दशमलव जब 2 अंक इधर सरकेगा
तो हमारे पास ही आ जाएगा 1.523। तो 0.2 अंक लेफ्ट साइड में सरका है, तो 2 अंक सरका है तो गुणा करके आप लिखोगे 10 की घात 2। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखना है यदि दशमलव सरकता है लेफ्ट साइड में तो घात आती है प्लस में, और यदि दशमलव सरकता है राइट साइड में तो घात आती है माइनस में। एक बात ध्यान रखनी है कि दशमलव को एक अशून्य अंक के बाद ही लगाना चाहिए जब हम संख्या को 10 की घात में बदलते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है, यहां लेते हैं दूसरा एग्जांपल 0.00731। मान लो हमें कहा गया है कि इस संख्या को 10 की घात में बदलो, यानी वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। तो आप दशमलव को यहां से उठाओगे और ऐसी जगह लेके जाओगे जिसके पहले एक नॉन जीरो डिजिट आती हो, एक अशून्य अंक आता हो। अशून्य अंक तो सबसे पहला 7 है, तो दशमलव 7 के बाद होना चाहिए, और 7 के बाद यदि आप दशमलव को लगाते हो तो ये हो जाएगा 7.31 गुणा 10 की घात, कितने अंक सरका है दशमलव, 1 2 3, 10 की घात -3। तो ये है वैज्ञानिक संकेतन इस संख्या का। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो नंबर 3 पर ध्यान से देखेंगे। मान लो एक संख्या दी गई है 843.4, 843.4। इस संख्या को हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है या 10 की घात में लिखना है, तो आप दशमलव को उठा के यहाँ लगाओगे एक अंक के बाद, ये हो जाएगा 8.434 गुणा 10 की घात, कितने अंक सर की है संख्या, 1 2, तो 2 आएगा 10 की घात 2। बाई तरफ को सरकती है तो घात आती है प्लस में, और दाई तरफ को दशमलव सरकता है तो घात आती है माइनस में। ठीक है। अच्छा, मान लो एक संख्या है 0.000834। मान लो यहां लिखते हैं नंबर 4 है ना, 0.000834 वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो दशमलव सही जगह नहीं है, दशमलव को यहां से उठाओ और 8 के बाद ले जाओ। दशमलव को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए कि उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ सकता हो, एक अशून्य अंक आ सकता हो। तो दशमलव को यहाँ रखेंगे हम 8.34 गुणा 10 की घात, माइनस लगेगी क्योंकि दशमलव सरक रहा है राइट साइड में दाई तरफ, 1 2 3 4, तो 10 की घात -4 हो जाएगी। ऐसे होता है बेटे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो चलो। मान लो एक संख्या है 3.89, 3.89 कहा है वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, इसमें तो दशमलव सही जगह है, इसमें डेसिमल बिल्कुल सही जगह है, इसमें पॉइंट बिल्कुल सही जगह है, दशमलव एक नॉन जीरो डिजिट के जस्ट बाद में होना चाहिए और वो वही है। तो दशमलव को सरकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि दशमलव को सरकाने की आवश्यकता नहीं है तो इसका वैज्ञानिक संकेतन 3.89 ही रहेगा। ठीक है बेटे, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक डिजिट है 9432400.21, ये है। इस संख्या को हमें बदलना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो दशमलव को यहां से उठाओगे और यहीं तो लगाओगे 9 के बाद, ये हो जाएगा 9.432400.21, और गुणा 10 की घात कितनी लगाओगे, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 लगाओगे, और दशमलव लेफ्ट साइड में सरका है तो प्लस की घात लगेगी, यदि राइट साइड में सरकेगा तो लगती है माइनस की घात। अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसका उल्टा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित वैज्ञानिक संकेतों को सामान्य रूप में बदलो। निम्नलिखित वैज्ञानिक संकेतों को सामान्य रूप में
लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन इन्होंने दे रखे हैं और हमें उन्हें बदलना है उनके सामान्य रूप में। जैसे एक क्वेश्चन है 7.89 गुणा 10 की घात -3, ये है, ये वैज्ञानिक संकेतन है और इसे हमें बदलना है 10 की घात -3 को सामान्य रूप में। देखो कैसे बदलेंगे। 10 की घात -3 है तो दशमलव क्या होगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में जाएगा और कितने अंक जाएगा, 3 अंक। अभी दशमलव यहाँ है, एक अंक तो ये है ही, 2 अंकों की और जरूरत पड़ेगी। तो ये 7 एक अंक हुआ, दूसरा अंक और तीसरा अंक यहाँ लगाएंगे हम दशमलव, तो 0 0 बढ़ा लेना चाहिए और दशमलव से पहले भी एक 0 को दिखा देना चाहिए। 7 के बाद हमने 3 अंक सरकाया, देखो 1 2 3, एक तो ये है 2 3, -3 घात थी इसलिए, और 8 9 तो हमें ज्यों का त्यों लिखना ही है। ये हुआ इसका सामान्य रूप। देखो ये बात समझ में आती है क्या, मतलब 10 की घात -3 है तो हमें इधर सरकाना है, कितने अंक सरकाना है, 3 अंक। एक तो ये है ही, 2 0 हम बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से, ये बढ़ाए हमने 2 0, तो ये हुआ सामान्य रूप। एक संख्या दे रखी है 4.275 गुणा 10 की घात 3, 4.275 गुणा 10 की घात 3। देखो 3 है 10 की घात, तो दशमलव इधर 3 अंक सरक जाएगा, बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं हम पहले वाले का। 3 अंक सरक जाएगा तो ये हो जाएगा 4275। बस .0 लिखो या ना लिखो, 4275 इसका सामान्य रूप है, क्योंकि दशमलव को हमने 3 अंक सरका दिया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बेटे, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब एक काम करो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें समझना है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसे हम कहते हैं यथार्थता। क्या कहते हैं, यथार्थता, या यथार्थता को हम इंग्लिश में कह सकते हैं एक्यूरेसी। हम इंग्लिश में कह सकते हैं एक्यूरेसी। तो यथार्थता या एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यथार्थता या एक्यूरेसी का क्या मतलब है। बहुत आसान है। मान लो आपने कोई प्रैक्टिकल किया है, आपने कोई प्रयोग किया है और उस प्रयोग में आपने बहुत सारी ली है रीडिंग, जैसे 3 या 4 रीडिंग आपने ली है। रीडिंग को हम हिंदी में कहते हैं पाठ्यांक। तो प्रयोग में जो आप निष्कर्ष पर पहुंचे हो, जो रीडिंग्स आपने ली हैं, जो पाठ्यांक आपने लिए हैं, वो वास्तविक मान के कितने नजदीक हैं। यदि आपके प्रायोगिक मान वास्तविक मान के बहुत नजदीक हैं, बहुत समीप हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके प्रैक्टिकल में, आपके प्रयोग में बहुत अधिक यथार्थता है, बहुत अधिक एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी शब्द आया है एक्यूरेट से। आपके प्रायोगिक मान वास्तविक मान के जितने समीप होंगे, जितने नजदीक होंगे, जितने निकट होंगे, जितने क्लोज होंगे, आपको कहना पड़ेगा कि आपका प्रयोग उतना ही ज्यादा यथार्थ है, आपके प्रयोग में उतनी ही ज्यादा यथार्थता है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान, किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान से
उसके वास्तविक मान के लिखना चाहिए, के, उसके वास्तविक मान के जितने, जितने तो लिख दिया, वास्तविक मान के जितने समीप होते हैं, वास्तविक मान के जितने समीप होते हैं, प्रयोग की यथार्थता, प्रयोग की यथार्थता का मतलब प्रैक्टिकल की एक्यूरेसी उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए बिल्कुल कि आपने जो प्रैक्टिकल किया है और प्रैक्टिकल करने के बाद आपने जो वैल्यू निकाली है, जो मान आपने प्राप्त किए हैं, जो रिजल्ट आपने प्राप्त किया है, आपका रिजल्ट वास्तविक मान के कितना नजदीक है। यदि आपका रिजल्ट वास्तविक मान के बहुत ज्यादा नजदीक है तो आपके प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा यथार्थता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। और यदि आपका प्रैक्टिकल वैल्यू, आपका रिजल्ट वास्तविक मान से बहुत दूर है, यानी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, प्रायोगिक मान और वास्तविक मान में, तो आपके प्रैक्टिकल में यथार्थता नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है बेटे। तो एक्यूरेसी या यथार्थता का मतलब होता है कि प्रायोगिक मान वास्तविक मान के कितने समीप है। अब इसी के साथ साथ एक चीज और पढ़नी पड़ेगी हमें यथार्थता के साथ, फिर इनका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज हमें पढ़नी है बेटे परिशुद्धता। परिशुद्धता या परिशुद्धता को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीसीजन, PRECISION, प्रीसीजन। परिशुद्धता या प्रीसीजन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपने जो रीडिंग्स ली हैं, जो आपने पाठ्यांक लिए हैं, जो प्रायोगिक मान आपने प्राप्त किए हैं, मान लो आपने 3-4 बार प्रैक्टिकल किया है और आपको 3 या 4 प्रायोगिक मान प्राप्त हुए हैं, तो उन प्रायोगिक मानों की आपस में जो समीपता होती है ना, एक दूसरे के कितने समीप हैं, उस आपस में समीपता को ही हम कहते हैं परिशुद्धता। क्या कहते हैं बेटे? परिशुद्धता। तो आपको जो बहुत सारी रीडिंग्स आपने ली हैं, उन रीडिंग्स की समीपता देखनी है, उनकी क्लोजनेस देखनी है। तो हम लिख सकते हैं किसी, ध्यान से समझना बिल्कुल, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के विभिन्न, लिखता हूं विभिन्न, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक, विभिन्न प्रायोगिक मानों की, विभिन्न प्रायोगिक मानों की आपस में, आपस में का मतलब एक दूसरे के साथ, आपस में समीपता को, आपस में समीपता को परिशुद्धता कहते हैं। आपस में समीपता को परिशुद्धता कहते हैं। तो ये होती है बेटे परिशुद्धता। यथार्थता का मतलब है कि आपका जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो वास्तविक मान के कितने नजदीक है, ये तो होगी यथार्थता। और आपके जो प्रायोगिक मान हैं बहुत सारे, वे आपस में कितने क्लोज हैं, कितने नजदीक हैं, इसे कहते हैं हम परिशुद्धता। तो यथार्थता का मतलब हमें कंपेयर करना है, हमें तुलना करनी है प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से, तो हमें यथार्थता का पता चलेगा। और परिशुद्धता का मतलब हमें बहुत सारे प्रायोगिक मानों की एक दूसरे से तुलना करनी है। ठीक है।
चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से दोनों चीज समझ में आ जाएंगी आपके। ये एग्जाम्पल है, मान लो एक वस्तु का भार 150 ग्राम है। एक वस्तु का वास्तविक भार लिखता हूं मैं, वास्तविक भार। एक वस्तु का वास्तविक भार 150 ग्राम है। समझ में आती है आपके बात? एक वस्तु है और उसका वास्तविक भार हमें पता है 150 ग्राम, और 3 बच्चों को उस वस्तु को बारी बारी से दिया गया है। 3 बच्चों द्वारा उस वस्तु का भार ज्ञात किया जाता है। जो निम्न प्रकार से है। मतलब 3 बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, किस तरीके से भार निम्न प्रकार से हैं, किस तरीके से भार ज्ञात करते हैं। जैसे पहले बच्चे का नाम ए है और उसने जब उस वस्तु का भार ज्ञात किया तो एक तराजू से उसे पता चला 170 ग्राम है उसका भार। वास्तविक भार उसका 150 ग्राम है, पर बच्चों को नहीं बताया गया है कि वास्तविक भार कितना है। ए बच्चा है, बी भी एक बच्चा है, सी भी एक बच्चा है। पहले बच्चे ए को हम उस वस्तु को दे देंगे और पूछेंगे कि आप बताओ इसका वास्तविक भार कितना होगा। तो वो प्रैक्टिकली तो करेगा बच्चा, अलग अलग प्रकार की तराजू में तोलेगा या वस्तु को बार बार तोल के देखेगा। उसने उस वस्तु को तोला, पहली बार उसे रीडिंग मिली 170 ग्राम, फिर दूसरी बार उसे रीडिंग मिली मान लो 180 ग्राम रीडिंग मिली उसे, और तीसरी बार उसे रीडिंग मिली 175 ग्राम, 175 ग्राम, और बेटे चौथी बार भी उसने तोल दिया उस वस्तु को और मान लो उसे रीडिंग मिली है 160 ग्राम। ये उसकी रीडिंग है। मतलब जो बच्चा ए है, ए एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, और ए ने उस वस्तु को नाप लिया। एक बार उसे पता चला अरे ये तो 170 ग्राम की है, एक बार उसे पता चला अरे ये तो 180 ग्राम की है। अलग अलग तराजू से, अलग अलग बाट से, अलग अलग वेट से और अलग अलग समय पे जब उसने रीडिंग ली तो 4 रीडिंग उसकी ऐसी आई है 170, 180, 175, 160 ग्राम। यदि आप इन चारों को जोड़ दोगे ना और 4 से भाग कर दोगे, चारों रीडिंग्स को जोड़ दो और 4 से भाग कर दो तो औसत मान आ जाएगा, और इसका औसत आएगा 171.25। यहां लिख लेते हैं, इसका औसत आता है, कितना आता है 171.25। ये इसका औसत आता है, इतने ग्राम। तो जो स्टूडेंट ए था, जो बच्चा ए था, उसने निकाला है इस वस्तु का वजन, इस वस्तु का भार 171.25 ग्राम, और वस्तु का भार कितना है 150 ग्राम है, और बच्चे ए ने निकाला है 171.25 ग्राम। अब एक दूसरा बच्चा है बी, बी की रीडिंग्स क्या है 145 ग्राम, फिर 155 ग्राम। ये रीडिंग्स हमें दी गई होंगी यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। 152 ग्राम, 148 ग्राम, और इसका भी हमें निकालना है औसत। औसत तो हमें निकालना पड़ेगा अपने आप। चारों को जोड़ दो और 4 से भाग कर दो, इसका औसत आएगा 150 ग्राम। 150 ग्राम इसका औसत है। एक बच्चा है सी, पहली रीडिंग 160 ग्राम, दूसरी रीडिंग 161 ग्राम,
इसकी तीसरी रीडिंग है 159 ग्राम, 159 ग्राम, और चौथी रीडिंग है 160 ग्राम। यदि हम इन चारों को जोड़ते हैं और 4 से भाग करते हैं तो इसका औसत आ जाएगा, कर लोगे इस काम को, तो औसत आ जाएगा 160 ग्राम। तो ये प्रैक्टिकल है और इसका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यथार्थता हमने पढ़ी थी, क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अधिक यथार्थता किसके प्रैक्टिकल में है, कौन से बच्चे के प्रैक्टिकल में सबसे अधिक यथार्थता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक परिशुद्धता किस बच्चे के प्रैक्टिकल में है। ये जो बच्चे हैं ए, बी और सी, इनमें सबसे अधिक यथार्थता किस बच्चे के प्रैक्टिकल में है और सबसे अधिक परिशुद्धता किस बच्चे के प्रैक्टिकल में है। देखो, यथार्थता का क्या मतलब पढ़ा था, किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होते हैं। प्रायोगिक मान वास्तविक मान के समीप। देखो, ये बच्चा ए है, इसका रिजल्ट आया है 171.25 और वास्तविक भार कितना है 150। 150 ग्राम की वस्तु को इसने तोला है 171.25 ग्राम। तो ये तो बहुत अंतर है बेटे। और बच्चा जो बी है उसने वस्तु को कितना निकाला है 150 ग्राम। 150 ग्राम वस्तु इसने वजन निकाला है और वास्तविक भार भी कितना है 150 ग्राम ही है। इसका मतलब बच्चे बी ने जो रिजल्ट निकाला है वो रिजल्ट वास्तविक मान के बहुत नजदीक है। अब बच्चे सी को यदि आप देखोगे, बच्चे सी ने रिजल्ट निकाला है 160 ग्राम और वास्तविक भार है 150 ग्राम। तो तीनों प्रायोगिक मानों में से कौन सा प्रायोगिक मान वास्तविक मान के सबसे ज्यादा समीप है, बताओ। 171 ये तो समीप नहीं है 150 के। 150 तो बिल्कुल 150 बिल्कुल समीप है, एकदम समीप। क्या वही वैल्यू है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट। 160 और 150 में तो 10 का अंतर आ गया बेटे। तो इन तीनों प्रायोगिक मानों में से जो बच्चे बी का प्रायोगिक मान है, इस बच्चे बी का प्रायोगिक मान है वो वास्तविक मान के सबसे ज्यादा समीप है। तो मैं कहूंगा सबसे अधिक यथार्थता बच्चे बी की होगी, यानी बी ने जो प्रैक्टिकल किया है उस प्रैक्टिकल में सबसे अधिक यथार्थता होगी। दूसरी चीज हमें बतानी है सबसे अधिक परिशुद्धता। परिशुद्धता में हमने पढ़ा था कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता। देखो, प्रायोगिक मान 70, 80, 170, 180, 10 का अंतर आ गया, बहुत दूर दूर है। 180, 175, अब कितने का अंतर आ गया बेटे, 5 का। और यहाँ देखो 175, 160। तो मतलब कहने की बात यह है कि यहाँ अंतर बहुत ज्यादा है ज्यादा अंतर। इसमें देखो 145, 155, 152, 148, 145 और 155 कितने का अंतर आ गया बेटे, ये तो अंतर 45 और 55 10 का अंतर आ गया। और 155 और 152 और 148, मतलब कहने की बात यह है कि ये अंतर 10 का है। ठीक है, 55 और 52 में भले ही आपको 3 का अंतर यहाँ नजर आ रहा हो, तो 52 48 में कितने का अंतर है बेटे, 52 48 में 4 का अंतर है। तो 3, 4 और 5 इतने का अंतर बैठ रहा। यहाँ अंतर 10 का बैठ रहा, फिर 5 का बैठ रहा है। ठीक है, और 60 और 75 में तो बहुत अंतर है। चलो 60 और 70 कम वाले अंतर को देख लो, 60 और 70 10 का अंतर तो यहाँ भी है। तो वहां तो 10-10 का अंतर है, 5-5 का है। यहाँ 5-5 का अंतर है, 4-4 का अंतर है। अब इसमें देखियो 160, 161 एक का ही अंतर है, यानी ये ज्यादा नजदीक है, ज्यादा समीप है दोनों मान। 161, 159, 160, यानी कि लगभग इनमें अंतर 2 या 3 का, 1, 2 या 3 का बैठ रहा है। सबसे कम अंतर इन मानों में है, यानी सी ने जो प्रैक्टिकल किए हैं उसके जो प्रैक्टिकल वैल्यू आए हैं, जो प्रायोगिक मान आए हैं,
वे प्रायोगिक मान एक दूसरे के ज्यादा समीप हैं। मतलब ए, बी और सी के यदि प्रायोगिक मानों की हम तुलना करते हैं तो बच्चा सी जो है उसके प्रायोगिक मानों में ज्यादा समीपता है, ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के। इसलिए मैं कहूंगा सबसे अधिक परिशुद्धता जो सी स्टूडेंट है, बच्चा सी है, उसके प्रयोग में है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, आपको 2 या 3 बच्चों द्वारा ली गई रीडिंग्स या प्रायोगिक मान दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन तीनों बच्चों में से किसके प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा यथार्थता है और किसके प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा परिशुद्धता है। तो जिसका प्रायोगिक मान वास्तविक मान के सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसके प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा यथार्थता होगी, और जिसका प्रायोगिक मान बहुत सारे प्रायोगिक मान आपस में ज्यादा नजदीक होंगे उसके प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा परिशुद्धता होगी। ठीक है बेटे, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अब मूव करते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटे सार्थक अंक। सार्थक अंक, ये सार्थक अंक का क्या मतलब होता है? इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, FIGURE। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है? फिगर्स लिख देते हो, चलो बहुवचन बना देते हैं, सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स। F है बेटे, F। देखो, मान लो आपके पास कोई संख्या है और उस संख्या में बहुत सारे अंक हैं, 2, 3, 4। तो किसी संख्या के वे अंक जो संख्या को यथार्थता से प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक होते हैं, अधिकतम यथार्थता में प्रदर्शित करने के लिए, उन अंकों को हम कहते हैं सार्थक अंक। ठीक है बेटे, तो सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि किसी भौतिक राशि में उपस्थित वे अंक जिनके द्वारा भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि में उपस्थित वे अंक जिनके द्वारा उस भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता, मतलब वो जो भौतिक राशि है उसमें प्रदर्शित करने में पूर्ण यथार्थता होनी चाहिए, जिनके द्वारा उस भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित किया जा सकता है, कॉमा सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं बेटे सार्थक अंक। यानी सार्थक अंक वे सभी अंक हैं जो किसी भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता में प्रदर्शित करते हो, यानी एक्यूरेट वैल्यू बताते हो, यथार्थ मान बताते हो। ठीक है बेटे, और एक बात ध्यान रखनी है कि सार्थक अंकों के निर्धारण के कुछ नियम है। एक हेडिंग लिखते हैं, चलो, सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम। सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम
मतलब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि किसी संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम बात करेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज से बात करेंगे उन नियमों के बारे में। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। सबसे पहला नियम क्या है बेटे, ध्यान से समझेंगे सब। सबसे पहला नियम है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य, अशून्य का मतलब तो समझते हो आप, नॉन जीरो। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, उन सभी नॉन जीरो डिजिट्स को हम सार्थक अंकों की तरह मानेंगे। ठीक है बेटे। और नंबर 2, दूसरा नियम यहीं से लिख देता हूं। बीच में आने वाले, बीच में आने वाले सभी शून्य, शून्य को जीरो लिखता हूं, बीच में आने वाले सभी जीरो या शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। ठीक है। जितने भी बीच में आने वाले जीरो हैं, बीच में आने का मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, अशून्य अंकों के बीच में आने वाले जो सार्थक अंक होते हैं, जो जीरो होते हैं, वे सभी सार्थक अंक होंगे। ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बीच में आने वाले, बीच में का मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले सभी जीरो सार्थक अंक होते हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटे। नंबर 3, सबसे पहले आने वाले जीरो सार्थक अंक, सार्थक अंक नहीं होते हैं। जो सबसे पहले आने वाले जीरो होते हैं वे सार्थक अंक नहीं होते हैं, शुरुआती जीरो। ठीक है बेटे। और नंबर 4 पे हमें पढ़ना है कि बाद में, यानी लास्ट में, बाद में आने वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। बस ये नियम आपको याद रखने हैं। और इन नियमों को याद रखो ना रखो, मेरी एक बात जरूर याद रखो कि जो जीरो शुरू वाले हैं, दशमलव की तरफ किसी को ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। दशमलव, डेसिमल, पॉइंट, चाहे कहीं भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो शुरुआती जीरो हैं, स्टार्टिंग वाले जीरो, उन्हें आपको सार्थक अंक नहीं मानना है। बस शुरुआती जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखो कि जो शुरू में आने वाले जीरो हैं वो सार्थक अंक नहीं है। बीच में आने वाले जीरो सार्थक अंक हैं, लास्ट में आने वाले जीरो सार्थक अंक हैं। केवल और केवल एक नियम याद रखना है कि शुरू में आने वाले जीरो, स्टार्टिंग में आने वाले जीरो, प्रारंभ में आने वाले जीरो सार्थक अंक कतई नहीं होते हैं। ठीक है बेटे, याद रखोगे? चलो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। एक एग्जाम्पल देखो, निम्नलिखित संख्याओं में, निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंकों की
संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, नंबर एक संख्या दे रखी है 1 2 3 4, इसमें बताने हैं कितने सार्थक अंक हैं। तो ये तो सारी नॉन जीरो हैं, सबको गिन लो। 1 2 3 4, 4 ही हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हैं बेटे? 4। एक संख्या दे रखी है, नंबर 2 पे एक संख्या दे रखी है 2008, इसमें बताने हैं कितने सार्थक अंक हैं। तो बीच वाले जीरो तो सार्थक अंक होते ही हैं, और नॉन जीरो तो सारे सार्थक अंक हैं ही। अशून्य अंक 2 हैं और जीरो भी 2 हैं, पर ये दोनों जीरो शुरू में थोड़ा ही आ रहे हैं। यदि जीरो शुरू में आते हैं तो उन्हें नहीं गिनना चाहिए, बीच वाले जीरो को गिनना चाहिए, लास्ट वाले जीरो को भी गिनना चाहिए। तो सबको गिनेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक है बेटे? 4 सार्थक अंक हैं। एक संख्या दे रखी है 2.0809, 2.0809 सार्थक अंक बताने हैं। जीरो बीच में आ रहे हैं, सारे गिने जाएंगे, दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। 1 2 3 4 5, इसमें बेटे 5 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं? 5 सार्थक अंक। एक संख्या दे रखी है 0.0084, संख्या दे रखी है 0.0084। बताओ भाई, शुरू के जीरो तो गिनने ही नहीं है, दशमलव की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है। ये शुरुआती जीरो बिल्कुल नहीं गिनते। बाकी क्या बचे? 2। तो इसमें सार्थक अंक 2 हैं। कितने सार्थक अंक हैं? 2। ये वाला उदाहरण आपको आना चाहिए सबको। स्टार्टिंग के जीरो बिल्कुल नहीं गिने जाते हैं, चाहे वे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे दशमलव कहीं भी लग रहा हो। दशमलव से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये शुरू के जीरो हमने नहीं गिने। बाकी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वे तो सार्थक अंक होते ही हैं। तो सार्थक अंक कितने हुए? 1 2, 2 हुए सार्थक अंक। ठीक है बेटे। अच्छा, एक संख्या दे रखी है, ध्यान से देखो जरा, नंबर 5 पर 0.00800, ये इसमें बताने हैं कितने सार्थक अंक हैं। बताओ, शुरू के जीरो तो गिनने ही नहीं है, बाद के जीरो तो गिनने हैं, बाद वाले जीरो भी गिने जाते हैं और बीच वाले जीरो भी गिने जाते हैं। जैसे यहाँ बीच वाले गिने हमने, ये भी बीच वाले गिने। बाद वाले जीरो गिनने हैं 1 2 3, 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 3। अब आते हैं नंबर 6 पर। छठा उदाहरण देखते हैं क्या है। छठा है 20,000। छठा है 20,000। देखो, बाद वाले जीरो तो सार्थक अंक होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हैं इसमें। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 5। एक संख्या दे रखी है 2 गुणा 10 की घात 4। बताओ कितने सार्थक अंक होंगे? 10 की घात को कभी सार्थक अंक में नहीं गिनना चाहिए, इस चीज को भी दिमाग में घुसा लो। 10 की घात को कभी भी सार्थक अंक में नहीं गिनना चाहिए। तो इसमें सार्थक अंक तो केवल यही है, एक सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? एक सार्थक अंक है। और यदि आपको संख्या दी है 2.0 गुणा 10 की घात 4, मान लो ये ऐसे लिख दिया 2.0 गुणा 10 की घात 4। बताओ 2.0, भाई 10 की घात तो सार्थक अंकों में गिनी ही नहीं जाती है। इसे तो छोड़ो, एक तरफ रखो, इसे तो उठा के। इसे देखो जरा, इसमें बाद वाला जीरो तो गिना जाएगा। 1 2, 2 सार्थक अंक हैं इसमें। भाई आपका संख्या के नॉन जीरो के बाद वाले सार्थक अंक होते हैं यदि नॉन जीरो के बाद में जीरो आता है। केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि जो शुरू के जीरो हैं उन्हें नहीं गिनना है, बाद वाले जीरो को भी गिनना है, बीच वाले जीरो को भी गिनना है। जहां भी कहीं बीच में देखो बाद में जीरो है, गिने हैं। आप यूं मत सोचना कि यहाँ दशमलव के बाद जीरो है। दशमलव का कोई लेना देना नहीं होता है सार्थक अंकों की संख्या में। दशमलव चाहे कहीं भी लग रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि शुरू के जीरो तो नहीं है कहीं, बीच वाले जीरो गिनने हैं, लास्ट वाले जीरो गिनने हैं। ये नंबर कौन सा था? 8वां। नंबर 9 देखो जरा, नंबर 9, नंबर 9
यदि उन्होंने दिया है 2.00 गुणा 10 की घात 4 में सार्थक अंकों की संख्या बताओ, तो बता दोगे आप? इसे तो गिनना ही नहीं है। इसे देखो, बाद वाले जीरो तो गिने जाएंगे, 1 2 3, 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 3। अच्छा चलो, कुछ स्पेशल सी संख्याएं लेते हैं। 0.048932, 0.48932, इसमें बताओ कितने सार्थक अंक हैं? शुरू के जीरो नहीं गिनने हैं बिल्कुल भी। 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हैं। दशमलव की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। अच्छा बताना जरा, 120 में कितने सार्थक अंक हैं बेटे? बाद वाला जीरो तो गिना जाएगा। 1 2 3, 3 सार्थक अंक हैं। 120 में कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 3। अच्छा इसमें बताओ कितने सार्थक अंक हैं? ये 72,100, इसमें कितने सार्थक अंक हैं बताओ? 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 5। नंबर 13, 7.210 गुणा 10 की घात -3, 7.210 गुणा 10 की घात -3। 10 की घात को तो देखना ही नहीं है, इसे देख लो आप। बाद का जीरो तो गिना जाएगा। 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 4। एक दे रखा है इन्होंने, नंबर 14 पे दे रखा है पाई। पाई में कितने सार्थक अंक होते हैं? पाई को ऐसे लिख लो, चलो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। पाई में कितने सार्थक अंक होते हैं बताओ? पाई का मतलब होता है 22/7, और जब 22 को 7 से भाग दोगे तो भाग होती ही चली जाएगी और बहुत सारे अंक आएंगे दशमलव के बाद। जब दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें बहुत सारी संख्याएं होंगी, बहुत सारे अंक होंगे, और नॉन जीरो भी होंगे, जीरो भी होंगे। तो इसका कहीं एंड नहीं होगा, इसलिए मैं लिखूंगा कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? अनंत। कितने होंगे? अनंत होंगे सार्थक अंक। ये चीज ध्यान रखनी है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पाई में कितने सार्थक अंक होते हैं, तो आपको अनंत लिखना है, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, और जब 22 को आप 7 से भाग करोगे तो ये भाग होती ही चली जाएगी, संख्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी। ठीक है, नंबर 15 पे आते हैं। चलो नंबर 15, 6.034 गुणा 10 की घात 23, 23, इसमें बताने हैं कितने सार्थक अंक है। तो बेटे इसमें आपको 10 की घात तो देखनी ही नहीं होती है, इसे देखो सिर्फ 1 2 3 4, बीच वाला जीरो तो गिना जाता है, तो इसमें सार्थक अंक हैं 4। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 4 सार्थक अंक हैं। अच्छा इसमें बताओ कितने सार्थक अंक होंगे? एक संख्या है 0.0300, 0.0300, बताओ कितने सार्थक अंक हैं इसमें? इसमें बेटे शुरू के जीरो तो गिनना ही नहीं है, इसे गिनो। 1 2 3, 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 3 सार्थक अंक। 2.653, इसमें बताओ 2.653 में कितने सार्थक अंक हैं? कितने हैं? 4 ही तो हैं। इसमें तो सारे ही अशून्य अंक हैं, सारे ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लो आप, 0.00368, इसमें बताओ कितने सार्थक अंक हैं? बता दोगे कितने हैं? बताओ। 1 2 3, शुरू के जीरो तो गिनना ही नहीं है। 1 2 3, 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 3। ये हुए 3 सार्थक अंक। तो इस तरीके से आपको किसी दी गई संख्या में सार्थक अंकों की संख्या निकालनी आनी चाहिए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि शुरू के जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं, बस, और सारी चीज को भूल जाओ। शुरू के जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे,
ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पढ़ाई को एक निश्चित क्रम में ही करना है, एक डेफिनेट सीक्वेंस में ही करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि कभी कोई वीडियो देख लिया और कभी कोई वीडियो देख लिया। जब भी आप वीडियो देखते हो निश्चित क्रम में देखो, और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको मेरे साथ साथ ही लिखना चाहिए। और फिर यदि आप साथ साथ नहीं लिख रहे हो, आप समझने पर ध्यान दे रहे हो, तो जहां मैं कहता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लो, वहां आपको पोज कर लेना चाहिए, या बीच बीच में कहीं भी पोज करो और वीडियो को रोक कर लिखते रहो साथ साथ। ठीक है, पोज करके लिखोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हो और पूरे लेक्चर को समझने के बाद स्क्रीनशॉट से अपने नोट्स में लिखते हो, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, इस बात की 100% गारंटी है। और यदि आप इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे पीडीएफ नोट्स का, तो आपको 11th और 12th क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे हर एक यूनिट के, और वहां से आप पीडीएफ नोट्स उठा सकते हो और उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। अपने मोबाइल फोन में आपके नोट्स रह जाएंगे, पीडीएफ नोट्स। यदि आप उनका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है बेटे, बस जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके को अपनाओ और मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करो। किसी भी यूनिट को यहाँ से कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक या रेफरेंस बुक में जो चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज दी होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है बस। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।